मेरा सवाल है। ये 35 साल के हैं, व्यापारी है, तो इनका जो पोर्टफोलियो होगा ये 1 लाख का, ये क्या करेंगे? अब इनके लिए वो सभी वो इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे वो पहले करते थे। जैसे कि हमने बताया कि अब वो पाबंदियां नहीं रही है, इसका मतलब वो अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं कि उन्हें कितना पैसा कौन से इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना है। ये कहने के बाद नेक्स्ट थिंग मैं उनको कहूंगा कि उनका रिस्क कितना है, वो कितना रिस्क के साथ कंफर्टेबल है। वो जितने रिस्क के साथ कंफर्टेबल है उस हिसाब से वो या तो यूलिप ले सकते हैं, वहां पे भी उनको सेम सेक्शन 80C में रियायत मिलेगी, या वो ELSS में भी थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। क्योंकि इनकी उम्र 35 साल है और बिजनेसमैन है, तो मैं कहूंगा कि उनके पास सालाना मंथली तनख्वाह तो नहीं आती है उनके पास, तो जैसे भी उनकी सहूलियत हो वैसे वो ELSS में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाएं। 30 से 40 हजार तक अगर 1 लाख में से अगर वहां पे इन्वेस्ट करे तो वो एक अच्छी नीति होगी। उसके अलावा वो उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि वो जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में करते थे जैसे कि NSC हैं वगैरह, उसमें भी अभी टैक्स लगेगा। जो 80L के अंतर्गत जो उनको वो रियायत थी वहां पे, जो कि वो टैक्स फ्री थी, जो इंटरेस्ट इनकम जो टैक्स फ्री हुआ करती थी, वो अब टैक्स फ्री नहीं होने वाली, और वो जो भी ब्रैकेट में है उस ब्रैकेट से उन्हें वहां पे उस हिसाब से फंड्स में जब निवेश करते हैं तो डिविडेंड भी टैक्स फ्री होता है, और 1 साल के बाद आप रिडीम करें तो वो भी टैक्स फ्री हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशकों को मन में रखना चाहिए। बिल्कुल जी कार्तिक, और अब आज का सवाल, क्या आप 1 लाख रुपए ELSS में लगाएंगे? अपना जवाब हमें भेजने के लिए लॉग ऑन करें moneycontrol.com पर। मोबाइल के जरिए वोट डालने के लिए पहले लिखें पैसा, फिर यस या नो टाइप कर SMS करें 2622 पर। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे आप में से ज्यादातर दर्शकों की क्या राय है। आज हम बात कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए आप कहां कर सकते हैं 1 लाख रुपए का निवेश। हमारे साथ है कार्तिक जवेरी। चलते हैं अगले सवाल पर। अब फोन लाइन पर मुंबई से हमारे साथ है वंदना महेश्वरी, आइए इनसे बात करें। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप क्या करती हैं वंदना? लगता है वंदना के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इनका सवाल हम तक जरूर पहुंचा है। यह कहती है कि 1 लाख रुपए निवेश करने के लिए कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए। इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट्स में भी निवेश किया हुआ है। पूछा है म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए SIP और IPOs में से कौन सा रास्ता बेहतर है। जोखिम उठा सकती है और 2 से 3 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं। टैक्स बचाने के लिए तो शायद केवल ELSS का जो जरिया है वही एक अवेलेबल है इनके लिए, लेकिन उसमें क्या ये SIP के जरिए जा सकती है? किस तरह से काम करते हैं ELSS, जरा ये समझा दीजिए। बिल्कुल, ELSS एक अलग टाइप का स्कीम होता है। इसमें निवेश तो शेयर बाजार में ही होता है, मगर ये स्कीम ऐसी होती है कि जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है। तो आप क्या है कि एक बार निवेश करके 3 साल तक एग्जिट नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये होती है कि फंड मैनेजर को बहुत सहूलियत होती है, क्योंकि वो 3 साल 4 साल 5 साल के नजरिए से जो भी उन्हें स्टॉक्स लेने हैं वो ले सकते हैं। उसमें उनको रिडेम्पशन प्रेशर नहीं होता। तो इससे फायदा ये होता है कि आम जनता के लिए इट इज अ मोटिवेशन कि ELSS में जाके इन्वेस्ट करें, उनके रिटर्न्स थोड़े से बेटर हो, उनका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो उनकी संपत्ति में। तो ELSS उस तरह से बहुत सारे फायदेमंद साबित होता है। प्लस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी 0 है। अगर 12 महीने से ज्यादा होल्ड करेंगे तो वो तो वैसे ही होना है, क्योंकि वो 3 साल तक होल्ड करेंगे। जी, तो इनके लिए जैसे इन्होंने कहा, इनकी कहा नहीं लेकिन ईमेल में भेजा था कि 27 साल की इनकी उम्र है, नौकरी पेशा है, कहती है कि थोड़ा रिस्क उठा सकती है, नई निवेशक है। तो किस तरह से इस 1 लाख में से आप रेकमेंड करेंगे कि कितना ज्यादा इनको इक्विटी की ओर ध्यान देना चाहिए? उन्हें ध्यान तो देना चाहिए इक्विटी की ओर, पर उन्हें एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो भी वो रिस्क ले रही हैं उनका जो ये टाइम फ्रेम है 2 या 3 साल, वो थोड़ा कम है। क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है तो उन्हें कोई भी शेयर बाजार वाले इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट हो, उन्हें एटलीस्ट 5 से 8 साल तक का टाइम फ्रेम रखना चाहिए, ऐसे कि समय रेखा रखनी चाहिए, जिससे कि उनकी संपत्ति बढ़े। क्योंकि क्या होता है कि अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो शायद बढ़ सकता है, शायद नहीं भी बढ़ सकता। उतार चढ़ाव के हिसाब से वोलेटिलिटी भी उनके अगेंस्ट में वर्क कर सकती है, तो ऐसा भी होता है। उन्होंने ये भी पूछा था कि IPO में करना चाहिए या SIP रूट जाना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है ही, SIP तो और भी बेहतर रूट है। IPO में खैर इतना नहीं करना चाहिए। अगर समझिए मार्केट अगर 5000 के आसपास होता तो मैं कहता कि फिर भी ठीक है, क्योंकि क्या है तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और शेयर बाजार के IPO और म्यूचुअल फंड IPO में बहुत अंतर है, क्योंकि शेयर बाजार में एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हम उसके IPO में जा रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर म्यूचुअल फंड के IPO के दरमियान जो निवेश किया जाता है और उसके बाद अगर मार्केट गिर जाता है 200 400 या जो भी, तो जब वो IPO खुलता है तो निवेशकों को डायरेक्टली उसमें इमीडिएटली लॉस हो जाता है।
तो उनसे कभी कभार वो उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड इतना अच्छा जरिया नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है। उन्हें थोड़ा डिसिप्लिन से एसआईपी रूट से करना चाहिए, तो वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी कार्तिक, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अब फोन लाइन पर सोलन हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ मंजू खेरवाल जी हैं लाइन पर। मंजू जी, जी धन्यवाद बातचीत करने के लिए। इतनी दूर से आप हमसे बात कर रही हैं, बताइए अपने पैसों का क्या करती हैं आप? जी थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में भी लगा हुआ है। हेलो। अच्छा जी। और थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। जी, तो अब क्या करना चाहती है जो बाकी बचे पैसे हैं? जी वही पूछना आपसे कि किस जगह से इन्वेस्ट किया जाए जो सुरक्षित हो और मतलब अच्छी इनकम भी हो सके। जी, तो आप गृहिणी है, लेकिन क्या टैक्स देना पड़ता है आपको कि टैक्स के दायरे से बाहर है आप? नहीं देना पड़ता है, वैसे मैं थोड़ा बहुत घर में ही काम करती हूँ। जी, अच्छा, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है आप, अपने खुद का कुछ छोटा सा बिजनेस है आपका। इन्होंने 20,000 रुपए शेयर और लाइफ इंश्योरेंस में लगाए हुए हैं। जानना चाहती है सुरक्षित रिटर्न के लिए कहां निवेश करना बेहतर होगा। सुरक्षित रिटर्न के लिए 5 साल तक निवेश कर सकती है ये कार्तिक, लेकिन अगर जोखिम हो तो केवल 1 साल के लिए ही पैसा लगाना चाहेंगी। अब इसमें ऐसा होता है ना कि एक बहुत गहरा संबंध है कि आपको कितना रिटर्न चाहिए और आपको कितना रिस्क लेना है, कितना जोखिम उठाना है। तो अगर आप ज्यादा जोखिम उठाएंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है, अगर कम लेंगे तो कम मिलेगा, और अगर बिल्कुल नहीं लेना है तो फिर और टैक्स भी बचाना है तो फिर एनएससी वगैरह ही आपके लिए बेस्ट होगा। पर इसमें होगा क्या कि क्योंकि आप टैक्स भी भरती हैं, आप जब एनएससी वगैरह में इन्वेस्ट करेंगी तो उनका जो इंटरेस्ट होगा वो अभी आपको एटीएल में डिडक्शन नहीं है, तो वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा उस पर। इसलिए आपके लिए वो एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वो सुरक्षित है। और अभी क्या है कि वक्त बदल रहा है, और जो भी पहले सुरक्षित हुआ करता था या गारंटीड हुआ करता था, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन गारंटीड। तो एवरीथिंग इज बिकमिंग ओपन एंडेड। तो इसीलिए थोड़ी सी नीति में भी बदलाव लाना चाहिए हमें, और उसके लिए जैसे कि अभी ईएलएसएस है या फिर हमारे पास यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, तो जिसमें थोड़ा सा इक्विटी एलोकेशन अगर करें तो अच्छा रिटर्न मिलने की अपेक्षा रख सकते हैं हम। और उसके साथ साथ उन्हें जो 20,000 जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है अभी इक्विटी में, उस पर उनको कोई एटीसी के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ उनका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसमें उनको वो एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। जी, आइए लेते हैं अगला सवाल। ईमेल के जरिए बारूच गुजरात से लक्ष्मण राज का ये सवाल है, ईमेल के जरिए उन्होंने हमें भेजा है। जानना चाहते हैं कि क्या 1 लाख रुपए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में लगाना फायदेमंद है। इनका ज्यादातर निवेश म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में है। इन्होंने 3 या 4 मिड कैप फंड्स और 2 लार्ज कैप फंड्स में निवेश किया हुआ है। इसके अलावा इनके पास एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी है। तो काफी हद तक ये स्टॉक मार्केट में बिलीव करते हैं, खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है, म्यूचुअल फंड भी है, यूलिप भी है। तो इनके जैसे एक निवेशक को क्या ये 1 लाख के ईएलएसएस का फायदा उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, स्ट्रेट अवे। उनका जो बैकग्राउंड जैसे हमने देखा, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल कतराते हैं थोड़ा सा भी जोखिम लेने से, और उसके लिए वो सही दिशा में है, वो जा रहे हैं सीधी। वो 34 साल के हैं, उनके पास बहुत अभी समय है रिटायर होने से पहले, तो वो उतना रिस्क ले सकते हैं। ईएलएसएस में उन्हें बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए, जितना उनसे हो सकता है उतना। और उसके अलावा जो यूलिप की जो उन्होंने बात की है कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, अब उसमें उनके पास इंश्योरेंस कितना है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, और क्योंकि अगर वही इंश्योरेंस है तो पहले उनको उसके बारे में भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा वो इंश्योरेंस बढ़ा देना चाहिए। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर उनको बताएंगे कि कितना एडिक्वेट होता है, कितना जरूरी है। तो ये सबसे पहली बात है, या तो यूलिप में इंश्योरेंस बढ़ा दे या तो टर्म ले ले। उसके बाद वो तो एटीसी में वैसे ही चला जाएगा, वो कंट्रीब्यूशन जो है, जो बाकी बचता है उसमें से ईएलएसएस करे, बिल्कुल करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी उनके पास अगर सरप्लस है, क्योंकि ये लार्जली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा एक दो फंड भी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि है डिविडेंड यील्ड टाइप का फंड होता है, या वैल्यू ओरिएंटेड फंड होता है, वैल्यू फोकस्ड फंड। ताकि क्या होगा कि उनका इक्विटी पोर्टफोलियो जो है वो ठीक तरह से वेल बैलेंस्ड बन जाएगा, क्योंकि अभी वो थोड़ा अग्रेसिव नीति पे है कि अग्रेसिव पोर्टफोलियो है उनका अभी थोड़ा। आइए लेते हैं एक और सवाल, ईमेल के जरिए ये भी आया है। चंडीगढ़ से ऋतु श्रीवास्तव ने अपना सवाल पूछा है। ये एक नई निवेशक है, जानना चाहती है कि नए टैक्स ढांचे को देखते हुए इन्हें किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए। 20,000 रुपए महीना कमाती है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए जोखिम भी उठाने को तैयार है। ऋतु जी को पहले तो ये करना चाहिए कि क्योंकि उनकी इनकम जो है वो 20,000 है और जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी उनके कुछ मासिक खर्चे होंगे,
तो पहले तो उन्हें उनका एक बजट बनाना है कि 20,000 में से कितना वहां पे जरूरत होगा। उसके बाद उनकी मर्जी के हिसाब से 2 या 3,000 एक इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा अलग से रख देना चाहिए, और वो कहीं पे भी लिक्विड फंड वगैरह में डाल सकती हैं। जो उनके पास बाकी बचता है 10 या 11,000, ये एक प्रणाली है ये इन्वेस्टमेंट करने की। तो जो बाकी बचता है 10 या 11,000, उनको वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, निवेश कर सकती है, और जिससे वो टीसी का भी फायदा उठा सकती हैं। अब उनके लिए मैं ये कहूंगा, क्योंकि वो यंग है तो थोड़ा सा ELSS भी कर ले। अगर उनको थोड़ा सा मतलब सेफ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में रहना है तो थोड़ा सा PPF और NSE भी उसमें भी निवेशित रह सकती है, बट थोड़ा सा एक्सटेंड तक। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक पेंशन प्लान जो होता है वो स्पेसिफाइड पेंशन प्लान, वो भी उनके लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद साबित होगा। और ये पेंशन प्लान्स ऐसे हैं कि जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न दिए, और जैसे हमने डिस्कस किया कि उसमें टैक्स रेट भी कम होगा गोइंग फॉरवर्ड। कार्तिक, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखते हैं आज के सवाल का नतीजा। हमने आपसे पूछा था क्या आप 1 लाख रुपए ELSS में लगाएंगे, ये है नतीजा। देखिए रुझान क्या रहे हैं। 61% कहते हैं हाँ वो ELSS में लगाना चाहेंगे अपना पैसा, और केवल 39% लोग कह रहे हैं कि वो उनको ELSS में उतना भरोसा नहीं है, ये बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें अपने पैसे लगाएंगे। कैसे कमाएं कैसे बचाएं में आज बस इतना ही। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं paisa@moneycontrol.com पर, या फिर केवल पैसा लिखकर SMS कर सकते हैं 2622 पर। हम आपको वापस फोन करेंगे आपके नंबर पर। देखते रहिए आवाज और देखते रहिए CNBC TV 18। नमस्कार। कैसे कमाएं कैसे बचाएं प्रायोजित। नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस पर हमारे कार्यक्रम कैसे कमाएं कैसे बचाएं में। हमारा खास प्रोग्राम जो आपकी मदद करता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में। मैं हूं विवेक लॉ। कैसे कमाएं कैसे बचाएं में आज रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ट्रांसेंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कार्तिक जावेरी। कार्तिक, आपका स्वागत है शो में। ये बताइए कि आजकल काफी बातचीत है, खासकर जब सरकार की एक खुद की सर्वे ने ये बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट्स उठाए हैं कि कितने कम लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग की है। तो ये बताइए कि रिटायरमेंट की प्लानिंग किस उम्र से शुरू करनी चाहिए एक इंसान को, और क्या क्या करना चाहिए, किस किस फेज में इसको करना चाहिए कि जिससे कि आप जब रिटायर हो तो एक अच्छी खासी एक पूंजी आपके हाथ में हो। सबसे पहली बात यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो होता है वो उस दिन से शुरुआत होनी चाहिए जिस दिन से आपने पैसा कमाना शुरू किया। जबकि औसतन क्या होता है कि लोग जब 40-50 के करीब हो जाते हैं तभी वो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बहुत ही संजीदगी से सोचना शुरू करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, जब उन्होंने कमाना शुरू किया, वो सबसे अच्छा समय होता है। होता यह है कि वो उम्र में रिटायरमेंट में एक्चुअली कितना पैसे की जरूरत होगी वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर क्या होता है कि जैसे जैसे समय चलता जाता है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, तो एक अनुमान सा बनने लगता है साल दर साल कि हमें इतना रिटायरमेंट में ज़रूरत पड़ेगी, हमें इस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए वगैरह वगैरह, और उस हिसाब से फिर प्लानिंग करते जाना चाहिए हर साल भर साल। और उस तरह से रिटायरमेंट का एक प्रॉपरली लेआउट ब्लूप्रिंट हो जाता है, और उसी से एवरीवन